हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्न स्वरूप विज्ञान अध्याय के फल वर्ग के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने शोक धान्य, सिम्मी धान्य, तान वर्ग, मांस वर्ग तथा शाक वर्ग के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे फल वर्ग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फल वर्ग में द्राक्ष मतलब अंगूर के परिचय के बारे में। ठीक है, तो द्राक्ष परिचय में हम देखते हैं कि जो द्राक्ष फल है वो सभी फलों में उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ यह वीर्यवर्धक होता है, आंखों के लिए यह हितकर है। साथ ही साथ मल मूत्र को सुचारू रूप से ये निकालता है, मतलब मूत्रल होता है। तथा विपाक और रस दोनों में ये मधुर है, स्निग्ध गुण का है, कुछ कसाय रसी युक्त होता है तथा शीत वीर्य, और ये देर से पचने वाला होता है। मधुर रस का होने के कारण, गुरु गुण होने के कारण ये देर से पचता है। साथ ही साथ ये वात, पित्त तथा रक्त विकारों का नाश करता है। और मुख का तीतापन या फिर मद्यात्य रोग, मतलब जिसको मद आदि रोग हो गए हैं, तृष्णा, जिसको अधिक प्यास लग रही हो, काश, श्वास आदि जो कफ के विकार हैं, साथ ही साथ स्वर भेद, उरह छत या फिर क्षय, इन आदि रोगों का विनाश ये करता है। तो अंगूर को दो प्रकार से माना जाता है बेसिकली। एक छोटे वाले होते हैं, दूसरे जो बड़े आकार वाले होते हैं। छोटे जो होते हैं वो उससे किशमिश बनाए जाते हैं, और जो आकार में लंबे होते हैं उनसे मुनक्के बेसिकली बनाए जाते हैं। फिर ये बीज वाले होते हैं तथा बीज रहित, इस प्रकार से भी दो भेद के होते हैं। स्वाद भेद से भी दो प्रकार के देखे गए हैं, एक खट्टे और दूसरा मीठे। और वर्ण भेद से भी दो प्रकार के, एक काले होते हैं, दूसरा सफेद या फिर हरा कलर के होते हैं। ठीक है, तो मुनक्का या फिर किशमिश बनाने के लिए इन्हें थोड़ा क्या करते हैं, पहले पकाते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और सड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको पहले थोड़ा पकाकर फिर उसको खाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मुनक्का होता है उसे बनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फल की बात करेंगे। तो यहाँ पे दारिम मतलब अनार का वर्णन किया गया है। यह स्वाद भेद से दो प्रकार के माने जाते हैं, एक मधुर और दूसरा अम्ल। तो बेसिकली जो मधुर दारिम है, मधुर अनार है, उनके गुण इस प्रकार होते हैं। यह पित्त प्रधान दोषों को शांत करता है। साथ ही साथ खट्टा दारिम ये खट्टा होने से क्या करता है, पित्त दोष को प्रकोपित नहीं करता। यह अधिक उष्ण भी नहीं होता, और साथ ही साथ ये वात और कफ दोष का भी विनाश करता है। इस प्रकार दारिम को हृदय के लिए हितकर माना गया है। साथ ही साथ शीघ्र पाकी माना गया है। इसे स्निग्ध, ग्राही तथा रुचिकर माना जाता है। साथ ही साथ ये जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अब नेक्स्ट फल जो कि केला आदि है उनका वर्णन करेंगे। तो मोच मतलब केले का फल, खजूर हो गया, फिर उसके बाद बनस, कटहल आदि हो गए, आमरात, आंवला हो गया, उसके बाद राजस्थान आदि जो फल बताए गए हैं, ये सभी ज्यादातर फल क्या होते हैं, वृहण होते हैं। साथ ही साथ गुरुपाके होते हैं। ये कभी क्या होते हैं, वृहण होते हैं, गुरुपाके होते हैं तथा शीत वेरेगे होते हैं। और यह दाह, छत, उर तथा उरह छत तथा अन्य जो घाव लगे हैं उनका शमन करते हैं, उनका रोपण करते हैं। साथ ही साथ ये रक्त तथा पित्त को शुद्ध करते हैं। ये विपाक में भी मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, विष्टम्भ कारक होते हैं। तो कफ एवं शुक्र धातु को ये बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, अब ताल आदि जो फल है उनका वर्णन करेंगे। तो ताल मतलब जो ताड़ होता है उसका फल। फिर ये सभी क्या होते हैं, पित्त कारक तथा सर होते हैं, मतलब सर मतलब रेचन करते हैं, मल को तोड़कर बाहर निकालते हैं शरीर से। साथ ही साथ गंभार का फल जो होता है वो शीत वीर्य का होता है, मूत्र को रुकावट को दूर करता है, मतलब मूत्रल होता है। साथ ही साथ बालों एवं मेधा के लिए हितकर होता है, और रसायन गुणों से युक्त होता है। बादाम आदि फल ये भी गुण होते हैं इनके, उष्ण वीर्य के। साथ ही साथ ये कफ कारक होते हैं, पित्त कारक होते हैं, सर होते हैं। वातनाशक द्रव्यों में जो बादाम हो वो श्रेष्ठ होता है तथा ये स्निग्ध होता है, किंतु इसमें प्रियाल जो बताया गया चिरौंजी, ये उष्णवीर के नहीं होते हैं। और प्रियाल मंचा के जो गुण होते हैं वो चिरौंजी की गिरी जो होती है वो मधुर होती है, वीर्यवर्धक होती है, पित्त तथा वात विकार का नाश करती है। साथ ही साथ वेर की मंचा के गुण की बात करें तो ये भी गुण प्राय प्रियाल मंचा के समान होते हैं, किंतु ये तृष्णा आदि और काश आदि का विनाश करते हैं। अब बेल का फल या फिर बेल की गरी की बात करें तो पका हुआ बेल का फल जो होता है बड़ी कठिनता से पचता है। साथ ही साथ ये दोष कारक होता है तथा इसके सेवन से अपान वायु जो होते हैं दुर्गंध युक्त निकलते हैं। ठीक है, तो पका हुआ बेली का फल कठिन साथ गुरु पाकी होने के कारण कठिनता से पकता है। साथ ही साथ त्रिदोष होता है, मतलब तीनों दोषों को बढ़ाता है। एंड
ये कच्चा जो बेल का फल होता है वो अग्नि दीप्त करता है, कफ तथा वात दोष का नाश करता है। ये दोनों प्रकार के बेल ग्राही मतलब मल को बांधने वाले होते हैं। अब आगे हम कैथ के फल की बात करें तो कैथ का फल ये क्या होता है, कंठ मतलब स्वर यंत्र को हानि पहुंचाता है। साथ ही साथ ये दोष कारक त्रिदोषज होता है। कैथ का फल पका फल दोष सामक होता है, हिचकी तथा वमन का विनाश करता है। दोनों प्रकार के कैथ ग्राही होते हैं और विष विकार को नष्ट करता है। शीत वीर्य के कोई भी चीज रहे तो वो जो विष विकार है उसको नष्ट करती है। ठीक है, आगे हम जामुन के फल की बात करें तो ये भी गुरु होता है, मतलब देर से पकता है। साथ ही साथ विष्टम भी होता है। शीत वीर्य का होता है, वात विकार को अत्यंत बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ मल मूत्र को ये रोकने वाला होता है। अभी तक हम लोग ने देखा कि उसको रेचन ही होते हैं, ये क्या हो रहा है, रोक रहा है। उसके बाद हम बात करें तो ये स्वर यंत्र के लिए अहितकर होता है। साथ ही साथ ये कफ तथा वात पित्त को विकार को जीतने वाला मतलब उसको कम करता है, मतलब वात पित्त नाशक होता है। कफ पित्त नाशक होता है, वात को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे आम के फल के वर्णन। तो आम की जिसमें आम के गुठली नहीं पड़ी हो ऐसे जो छोटा आम होता है वो वात को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है तथा रक्त धातु को दूषित करता है। साथ ही साथ गुठली पड़ जाने अर्थात कुछ बड़ा होने पर यह कफ को बढ़ाने लगता है क्योंकि मधुर रस हो जाता है तथा पित्त को बढ़ाता है। पका हुआ आम पाक में गुरु होता है, वात नाशक होता है, स्वाद में मधुर होता है। लेकिन पका हुआ जो खट्टा आम होता है वो कफ कारक तथा शुक्रवर्धक होता है। अब वृक्षाल का वर्णन देखते हैं तो वृक्षाल में मतलब कोकम का फल बेसिकली ग्राही होता है, रुक्ष होता है, उष्णवीर्य होता है, वात तथा कफ दोष का नाश करता है, साथ में पाचन तथा लघु होता है। उसके बाद समी का फल आदि की बात करें तो समी का फल जो होता है उष्णवीर्य का होता है, केश नाशक होता है, मतलब केश के लिए अहितकर होता है समी का फल, और साथ ही साथ ये रुक्ष होता है। अब पीलू का वर्णन करें तो यह पित्त कारक होता है, कफ वात का वात तथा वात का नाशक होता है, मल का भेदन करता है, प्लीहा रोग, अर्श रोग, कृमि रोग तथा गुल्म रोग आदि का नाश करता है। साथ ही साथ यह कुछ तीता एवं मधुर होता है एवं उष्ण नहीं होता, लेकिन यह त्रिदोष नाशक भी होता है। अब मातृलोंग मतलब बिजौरा नींबू की बात करें तो जो नींबू के बिजौरा होता है उसकी बात करें तो ये तीक्त एवं कटु बताई गई है। साथ ही ये स्निग्ध होती है और वात का नाश करती है। इसका जो मांस होता है मतलब जिसको गोदा बोलते हैं बेसिकली वह ब्रीहणी होता है। साथ ही साथ मधुर होता है, वात पित्त आदि का नाश करता है, गुरु होता है। और बिजौरा नींबू का जो केसर होता है वो लघु होता है, काश होता है, श्वास हिचकी मध्यात्य मुख शोष वात रोग आदि जो वमन अरोचक मतलब अरुचि है खाने में तथा गुल्म रोग, उदर रोग, अर्श रोग एवं मंदाग्नि आदि का विनाश करता है। तो मातृलोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो भिलावा आदि का वर्णन देखने को मिलता है कि ये भी ग्रहणकारी होता है, शीतवीर्य होता है, कफ आदि तथा वात का नाशक होता है। पार्वत आदि का वर्णन देखने को मिलता है, आरुख फल आदि का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये सभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं बनते, बस इनको आप वन टाइम रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कच्चे दाख आदि फल मतलब इसमें द्राक्ष जो मुनक्का एवं परुषक फालसा के कच्चे फल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और ये पित्त तथा वात कफ को बढ़ाते हैं। फिर एरामंद दंत सूठ आदि कोक हो गया, करधुन हो गया। फिर उसके बाद इमली का देख लेते तो इमली जो होता है ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, साथ ही साथ मल भेदक होता है और ये प्याज शारीरिक एवं मानसिक थकावट को दूर करता है, कफ और वात विकार में लाभदायक होता है, पाचन में लघु होता है। तो इमली जो होते खट्टे होने के कारण पित्त को बढ़ाती है और अग्नि को प्रदीप्त करती है। अब बड़हर के फल की बात करें तो बड़हर का फल अधम गुणों वाला होता है, ये वात आदि सभी दोषों को उभारने वाला मतलब त्रिदोषकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा फल वर्ग के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा ताजे धान्य शाक एवं फल वर्ग के बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो हिम मतलब बर्फ से गिरने, ओले पड़ने से, कड़ी धूप लगने से या आग में झुलस जाने से, दूषित वायु को स्पर्श से, सांप या अन्य जहरीले प्राण की लार से लग जाने से, कीड़े पड़ जाने से तथा जल में डूब जाने से, विपरीत गुणों वाले भूमि वाले में उत्पन्न होने, विपरीत ऋतुकाल में उत्पन्न होने से, विपरीत गुणों वाले धान्य या अनाज के साथ मिला देने से, शक्तिहीन हो जाने से अथवा अधिक पुराने हो जाने से धान्य अपने गुणों से रहित हो जाते हैं। मतलब इन सभी कारणों से जो धान्य होते हैं, सुख धान्य आदि जो धान्य होते हैं, वो उनमें जो उनके वैशेषिक गुण है वो नहीं रहते, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धान्यों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो साग है और साग
मतलब जो सब्जी वर्ग है वो भी त्याज्य हो जाते हैं, उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो शाक आदि घी तेल स्नेहों के बिना छौके ही बनाए गए हों, जो कोमल न हो, वे भी अखाद्य हैं। मतलब जो कोमल नहीं है, अच्छे से पके ना हो, वो भी खाने योग्य नहीं है। जिन शाकों में स्वाभाविक रस गुण आदि की उत्पत्ति न हुई अथवा जो शाक सूख गए हों, वो भी खाने योग्य नहीं माने जाते। सुखाए गए कंद शाक मूली आदि जो होते हैं वो खाए जा सकते हैं। जैसा कि इस अध्याय के हम लोग ने पहले पाद्य में पूर्वांत में कहा गया है कि इसी प्रकार के फल भी खाने योग्य नहीं होते, किंतु सुखाया गया जो कच्चा बेल का फल होता है वो खाया जा सकता है, क्योंकि ये त्रिदोष हार होता है। साथ ही साथ ये अन्य कच्चे फलों को भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये था त्याज्य, मतलब कौन से फलों का या फिर शाक वर्ण धान्य वर्ग का हमें सेवन नहीं करना चाहिए और इसका वर्णन। इसके बाद हम बात करेंगे औसत वर्ग के बारे में। औसत वर्ग में सबसे पहले हम बात करेंगे लवण मतलब नमक के बारे में। तो नमक के प्रकार आदि पढ़ेंगे, उनके गुण आदि देखेंगे। चौदह वर्ग में बेसिकली सभी जो लवण है वो विसंधि होते हैं, मतलब स्राव उत्पन्न करते हैं शरीर में। सूक्ष्म गुण के होते हैं, मल को सरकाने वाले, मतलब मल का रेचन कर शरीर के बाहर निकालते हैं। मृदु गुण के होते हैं, वात वित्त विकार का नाश करते हैं। साथ ही साथ भोजन को पचाने वाले होते हैं। तीक्ष्ण उष्ण होते हैं, रुचि को बढ़ाते हैं और कफ पित्त आदि को कारण होते हैं। साथ ही साथ जो छोटे से छोटे स्रोतों में भी प्रवेश करके ये नमक क्या करते हैं, वहाँ से में जो अवरोध होते हैं उनको उनका नाश करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो अपक रहते हैं उसको पकने में भी मदद करते हैं। जो मंदाग्नि हो गई है उनको प्रदीप्त करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले सेंधा नमक की बात करें। सेंधा नमक सभी नमकों में श्रेष्ठ माना गया है। सभी नमकों में सेंधा नमक की तीक्ष्णता की कमी के कारण, कुछ मधुर वीर्यवर्धक हृदय के लिए हितकर होने के कारण तथा त्रिदोष सामक होने के कारण, लघु गुण का होने के कारण तथा उष्ण वीर्य तथा नेत्रों के लिए हितकारी और अविदाही मतलब किसी भी प्रकार का दाह उत्पन्न न करने के कारण सभी लवणों में सेंधा लवण को श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद संवर्चन नमक के गुण की बात करें तो इसे संचिखार भी कहते हैं। यह लघु होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, सुगंधित होता है, उद्गार को शुद्ध करने वाला, विपाक में कटु मूत्र की रुकावट को हटाने वाला, जात्रा को प्रदीप्त करने वाला तथा रुचिकर होता है। अन्य में हम बात करेंगे विन नमक के बारे में। तो इसका सेवन कफ के ऊपर की ओर से निकालता लगता है, तो ये बेसिकली वमनकारी हो जाता है और अपान वायु से नीचे की ओर निकालता है। साथ ही साथ ये कफ और वायु की गति का अनुलोमन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, मल मूत्र की रुकावट को दूर करता है, अनाह विष्टम्भ तथा शूल तथा भारीपन आदि का नाश करता है। उसके बाद समुद्र लवण के गुण की बात करें तो समुद्र लवण क्या होता है, ये रस में नमकीन होता है। साथ ही ये विपाक में मधुर गुरुपाकी होता है। ये कफ आदि दोषों को बढ़ाता है, तो ये दोषकर होता है, इसलिए इसको उतना यूज में नहीं लिया जाता। और अद्वित लवण जो होता है, अद्वित लवण के गुण क्या होता है, कुछ तीखे एवं कटु रस वाला होता है, क्षार गुण का होता है तथा क्लेद कारक मतलब शरीर में विषंदी स्राव उत्पन्न करता है। इसके बाद कृष्ण लवण की बात करते हैं। ये शौचर नामक लवण के गुण के समान होता है और यह उसके गंध में इसमें नहीं होते। ठीक है, तो किंतु उसके समान गंध इसमें देखने को नहीं मिलते। रोमक लवण जो होता है इसकी उत्पत्ति धूलि से होती है और यह लघु कुछ खारा कफ कारक तथा गुरुपाक। तो बेसिकली 5 लवण जो हम लोग ने शुरू में देखा, सैंधव, सर्वांचल, वीड़, समुद्र, अद्विज आदि, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट है। ये सभी उतना ध्यान देने योग्य नहीं है, पर एक बार आप रिवीजन आदि दे सकते हैं। उसके बाद क्षार आदि का उल्लेख देखते हैं। तो लवण के बाद हम क्षार की बात करें। क्षार मतलब अल्कली हो गया, अल्कली हो गए। तो क्षार में सबसे पहले देखते हैं जो परम तीक्ष्ण होता है, साथ ही यह उष्ण वीर्य का होता है, यह कृमि नाशक होता है। इसमें क्षार वर्ग में हम बहुत चीजें देखते हैं, जैसे यह क्षार जो जोखार होता है वो गुल्म रोग, हृदय रोग, रानी रोग, पांडु रोग, प्लेह रोग, अनाह, स्वर यंत्र के रोग, श्वास रोग, अर्श रोग, कफ रोग आदि का नाश करते हैं। और सभी प्रकार के क्षार के हम गुण के देखें तो बेसिकली ये उष्ण वीर्य के होते हैं, कृमि नाशक होते हैं, लघु होते हैं, साथ ही साथ पित्त तथा रक्त को दूषित करते हैं, अर्थ तथा व्रण शोथ मतलब जो फोड़ा हो गया, फंसे हो गए हैं आदि को पका देते हैं, मतलब उनका पाकस कर उनको ठीक करते हैं। साथ ही साथ ये छेदन होते हैं, हृदय के लिए अहितकर होते हैं, पके हुए व्रण शोथ को फाड़ देते हैं और कटु तथा लवण रस प्रदान होने के कारण ये क्या करते हैं, शुक्र, ओज आदि तथा नेत्रों के लिए अहितकर होते हैं। उसके बाद हिंग का वर्णन देखते हैं। तो हिंग भी क्या होता है, रुचिकर होता है आदि
साथ ही साथ अग्निदीपक पाचक होते हैं। ये वातज रोग, कफज रोग, अनाह तथा सुर रोगों को नष्ट करते हैं। ये पित्त को बढ़ाते हैं क्योंकि ये पित्त कारक होते हैं। साथ ही ये विपाक एवं रस में कटु होते हैं। हिंग रुचि कारक होता है। अग्निदीपक होता है, पाचक तथा लघु होते हैं। फिर कषाय आदि मधुर जो होता है हरितकी का वर्णन देखते हैं तो हरितकी जो होता है एक तरह से जो हरिणा बहेड़ा आदि त्रिफला होता है उसमें इसका प्रयोग देखा जाता है। यह रस में कसेला होता है, विपाक में मधुर होता है, गुण में रुष्य होता है, केवल लवण रस से रहित होता है। मतलब इसमें 6 रसों में से 5 रस होते हैं, बस इसमें लवण रस देखने को नहीं मिलता। तो लवण रस के अतिरिक्त तो इसमें सभी रस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये लघु होता है, अग्नि को दीप्त करता है, भोजन को पचाता है, बुद्धिवर्धक होता है, साथ ही साथ दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है और यह उष्ण वीर्य का होता है। ये सर मतलब रेचन होता है और आयु के लिए हितकर होता है और ये ज्ञानेंद्रिय को बल देने वाला होता है। ठीक है, यह साथ ही साथ कुष्ठ रोग, विवनता, स्वर भेद, जीर्ण ज्वर जो कि बहुत दिनों से ज्वर चल रहा है, विषम ज्वर, सिरो रोग, नेत्र रोग, पांडु रोग, हृदय रोग, कामला रोग, ग्रहणी रोग आदि जितने भी प्रकार के मधुमेह, कृमि रोग, श्वास काश, प्रशेक, आलस्य, जितने भी कफ विकार आदि देखने को मिलते हैं उन सभी का नाश करता है। अब इसके बाद आमलक मतलब आंवला के गुण की बात करें तो ये भी तिकी मतलब हरण के समान होते हैं। बेसिकली ये आंवला जो होता है ये शीत वीर्य का होता है, लेकिन हरित के जो होता है ये बेसिकली उष्ण वीर्य का होता है। ठीक है, यह रस में अम्ल होता है और यह पित्त तथा वात का और कफ का विनाशक होता है। विभक्ति के गुण देखा तो ये भी हरितकी के समान गुण धर्मों वाला होता है, लेकिन यह विपाक में क्या होता है, कटु होता है। ये केसों के लिए हितकर होता है, साथ ही साथ हरिके और आंवला से कुछ कम गुण वाला होता है विभिन्न। अब त्रिफला का वर्णन करने को देखते हैं तो त्रिफला क्या बताया गया है कि जो उक्त 3 द्रव्य बताए गए हैं हरितकी, विभिन्न और अम्ल के, उनके मिश्रण से त्रिफला नामक चूर्ण बनाया जाता है। यह उत्तम कोटि का रसायन होता है। रसायन मतलब यह हमारे वृद्धावस्था को रोके रहता है और स्वस्थ बनाए रखता है शरीर को। साथ ही साथ यह नेत्र रोगों आदि का विनाश करता है। व्रण रोगों में त्वचा में होने वाले सड़न आदि में दोष, प्रमेह, कफज रोग एवं रक्तज रोगों का भी विनाश करता है। इसके बाद त्रिजात, ये सब इम्पोर्टेंट है। औसत वर्ग आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। औसत वर्ग में सारी चीजें पढ़ना ही आपको है। ठीक है, तो औसत रोग में कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। तो त्रिजात देखते तो दालचीनी, तेजपत्ता तथा बड़ी इलायची, इन तीनों द्रव्यों के संयोग को हम त्रिजात या फिर त्रिजातक कहते हैं। और ये दोनों शब्द क्या है, शास्त्रीय प्रयोग में देखने को मिलता है। चतुर्जात में बेसिकली ये 3 रहते हैं और उसके साथ साथ केसर या फिर नाग केसर द्रव्य को मिलाने से इसे चतुर्जात कहा जाता है। इसके गुण धर्म भी पित्तवर्धक होते हैं, तीक्ष्ण गुण वाले होते हैं, उष्ण वीर्य के होते हैं, साथ ही अग्नि को प्रदीप्त कर भोजन आदि में रुचि बढ़ाता है। ठीक है, अब मरीच आदि देखते हैं तो मरीच के गुण यह रस एवं विपाक में कटु होता है, कफ नाशक होता है तथा लघु होता है। पिपल्ली के गुण की बात करें तो यह हरी जो पिपल्ली होती है वो कफ कारक होती है, स्वाद में मधुर होती है, शीत वीर्य होती है, देर से बचने वाली तथा कुछ स्निग्ध होती है। यह पिपल्ली जब सूख जाती है तो उक्त गुणों के विपरीत हो जाती है तथा ये स्निग्ध वीर्यवर्धक, रस में कटु और विपाक में मधुर होती है। जो पिपल्ली होती है ये वात नाशक होती है, वात के विकारों का नाश करती है, कफ नाशक होती है, श्वास काश तथा स्वर आदि कार्य करती है। और पिपल्ली रसायन होती है। विधि के अतिरिक्त पिपल्ली का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो पिपल्ली जो होता है वो बेसिकली रसायन में ही उपयोग होता है। पिपल्ली को जो होता है रसायन आदि में क्या होता है, विधि पूर्वक उपयोग में लेना चाहिए। नागर की बात करें तो जो सोठ होते हैं मतलब जो यात्रा अग्नि को ये प्रदीप्त करता है, वीर्यवर्धक होता है, मल को बांधता है, हृदय के लिए हितकर होता है, श्रोतों के शुद्ध करता है, रुचिवर्धक होते हैं, लघु होता है, विपाक में मधुर, स्निग्ध तथा उष्ण तथा कफ वात नाशक होता है। अब अदरक के गुण की बात करें तो अदरक जो होता है इसके गुण सोठ के समान गुण वाले होते हैं। ये तीनों सोठों मतलब सोठ, मरीच और पीपल इन्हीं को मिलाकर त्रिकटु कहे जाते हैं। ठीक है, त्रिकटु भी इंपॉर्टेंट है। त्रिजात हो गए, चतुर्जात हो गए, त्रिफला हो गए, त्रिकटु आदि जो होते हैं इनको कटुत्रय या फिर त्रयोषुण भी कहा जाता है। त्रिकटु के गुण जो होते हैं स्थूलता या फिर मंदाग्नि, श्वास काश, श्लीपद या फिर पीनस रोगों के विनाश के लिए उपयोग में लाया जाता है। चव्य तथा पिपली मूल के गुण की बात करें तो ये दोनों गुण जो होते हैं मरीच के गुणों के समान कुछ ही कम गुण वाले होते हैं तथा लघु वैसे ही गुण वाले माने गए हैं।
अब जब ये चित्रक चित्रक की बात करें तो चित्रक जो होता है उनके जड़ की छाल जो होती है पाक में अग्नि के समान होती है। मतलब ये अग्नि को बहुत तेज प्रदीप्त करते हैं। साथ ही ये सौंफ, अर्श रोग, कृमि रोग तथा कुष्ठ रोग का विनाश करती है। पंचकोल की बात करें तो पंचकोल में चौवे, चित्रक, नागर आदि जो आते हैं, इन सब का देखते हैं संयोग। तो इसके लिए इसमें 5 द्रव्य देखे गए हैं: पिपली, पिपली मूल, चौवे, चित्रक और नागर। यह क्या करते हैं? गुल्म, प्लीहा रोग, उदर रोग, अनाशूल रोगों का विनाशक और उत्तम अग्नि दीपक इन्हें माना गया है। अब बृहद पश्चिमूल के योग की बात करें तो बेल की गिरी, गंभार, अरणी, पाढ़ल और सुन्ना पाठा की छाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद पंचमूल, रश्व पंचमूल, तो इन 5 द्रव्यों के योग को बृहद पंचमूल कहा जाता है। यह रस में कषाय, तिक्त तथा उष्ण वीर्य का होता है। यह कफ और वात के विकार का नाश करता है। अब रश्व पंचमूल या फिर लघु पंचमूल के गुणों की बात करें तो इसमें पवन, भंटा, फिर कंटकारी, साल पर्णी, प्रेषण पर्णी और गिखरी, इनके संयोग को हम लघु पंचमूल कहते हैं। और यह विपाक एवं रस में मधुर, समशीतोष्ण और सभी दोषों का शामक होता है। मध्यम पंचमूल की बात करें तो बला, पुनर्नवा, रेड़ की जड़, मांस पर्णी, मुदक पर्णी, इन 5 द्रव्यों से क्या होता है? मध्य पंचमूल बनता है। और यह कफ, वात व दोषों का नाश करता है, सर होता है और यह अधिक पित्तकारक नहीं होता है। जीवन पंचमूल की बात करें तो शतावरी, मेधा, जीवंती, जीवक, ऋषभग, इन 5 द्रव्यों के योग को जीवन पंचमूल कहते हैं। और यह आंखों के लिए हितकर होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, पित्त दोष तथा वात दोष का शमन करते हैं। तो टोटली जो औसत वर्ग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तृण पंचमूल। तृण पंचमूल में घास आदि के देखते हैं तो दुर्भ हो गए, मतलब कुश आदि हो गए, काश हो गए, फिर ईख की जड़ हो गए, सर हो गए जिसको सरपत भी कहते हैं, और साले धानों की जड़, इनके योग को तृण पंचमूल कहते हैं। यह पित्त सामक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा टोटल औषधि वर्ग के बारे में। तो इस लेसन में हम लोग ने देखा कि शुक धान्य वर्ग, सिंपल धान्य वर्ग, तान वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग और औषध वर्ग, इस प्रकार से हर द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हमारा जो अन्य स्वरूप विज्ञान अध्याय है वो टोटली कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा था टोटल अन्य स्वरूप विज्ञान अध्याय के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बीएमएस से रिलेटेड सारे मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे। और साथ ही टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।